तो आदर्श की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्रतीप संकरण के गुण एवं दोष के बारे में चर्चा कर ली थी। उन दोनों में कितने लाभ थे, वो किस तरह से अपने काम करती है, सब कुछ जान लिया था। आज हमारा टॉपिक नया निकल करके आएगा, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे बहुसंकरण के बारे में। संकरण आप सब लोग जानते हो, इस चीज के ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। संकरण दो भिन्न भिन्न गुण वाले पादपों को लेकर के दोनों में हमने क्रॉस करवाया और क्रॉस करवा करके हमने उसकी क्या कर ली, एक F2PD को प्राप्त कर लिया। इतनी चीज हमने पहले क्लियर कर दी है, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पर एक शब्द और लगा हुआ है, बहुसंकरण। इस चीज को क्लियर करना है कि आप इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हो, बहुसंकरण होता क्या है और ये किस तरह से किया जाता है। नीचे चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी एक लक्षण की प्राप्ति, ध्यान देना चीज के ऊपर, किसी एक लक्षण की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक पादपों में कराया गया संकरण बहुसंकरण कहलाता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बच्चे एग्जाम में अधिकतर क्या गलती करके आते हैं, वो लिख देते हैं डायरेक्ट कि दो या दो से अधिक पौधों में कराया गया संकरण बहुसंकरण कहलाता है। मगर यहां पर जो मेन चीज है ना आपकी, किसी एक लक्षण की प्राप्ति, इसको आप ध्यान में रखिए। किसी एक लक्षण की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक पादपों में कराया गया संकरण बहुसंकरण कहलाता है। और बहुसंकरण से आप क्या क्या कर सकते हो, देखिए आप जब दो किसी ब्रीड के अंदर क्रॉस करवा रहे हो ना, तो आप लगातार क्या कर सकते हो, F2PD के अंदर एक से अधिक लक्षणों को उसके अंदर डाल सकते हो। अब वो लक्षण कुछ भी हो सकता है, ज्यादा उपज का हो सकता है, इसके ऊपर देख सकते हो आप। वो लक्षण इसके साथ में क्या हो सकता है, अधिक गुणवत्ता वाला गुणों को लेकर के आ सकता है। और इसी के साथ में एक चीज और है कि आप बहुसंकरण के द्वारा पादप की जो ग्रोथ रेट्स होती है ना, उनकी जो वृद्धि दर है, आप उनको भी परिवर्तित कर सकते हो। तो बहुसंकरण के ये एक तो फायदे हो गए। और बहुसंकरण एक और चीज है कि लक्षण की प्राप्ति, यहां पर ये चीज बार बार मैं बोल रहा हूं, क्यों, हमको जो लक्षण लेना है ना किसी पादप के अंदर, वो टारगेट करके हम ये संकरण की क्रिया करवा सकते हैं। इससे एक बेनिफिट तो साथ में ये हो जाएगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर लक्षण को ही चुन सकते हो। और दूसरा फायदा क्या होगा कि जब आप संकरण की क्रिया करवाओगे तो उससे केवल वही जीन जो आपको काम में लेने हैं वहां पर काम करेंगे। अब देखिए आगे आपका एक नया टॉपिक आता है, इसको ध्यान से देखना है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के बारे में आप लोगों ने बार बार सुना है। ध्यान दीजिए शब्द के ऊपर, उत्परिवर्तन जो शब्द है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है और इसका एक पूरा का पूरा सेगमेंट आपके लिए बना हुआ है। उत्परिवर्तन होता क्या है, इसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जीव में या पादप में अचानक से दिखाई देने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन कहा जाता है। यहां पर मैं एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। उत्परिवर्तन का जो मेन सोर्स क्या है, अचानक दिखने वाले लक्षण, अचानक दिखने वाले जो लक्षण होते हैं ना, वो किस श्रेणी में आएंगे, आपकी उत्परिवर्तन की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, उत्परिवर्तन शब्द जो होता है वो बार बार पादप जगत में काम में लिया जाता है। क्योंकि मैंने एक चीज पहले भी क्लियर की थी, इससे पहले जब आप प्लांट ब्रीडिंग की प्रोसेस करवा रहे हो, देखिए इस चीज के ऊपर आपने जनक ए का जनक बी के साथ में क्या करवाया, संकरण करवाया। ठीक है, मैंने ये चीज पहले भी क्लियर की थी। जनक ए का बी के साथ आपने क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। अब इस क्रॉस से क्या हुआ, एक नई F2PD निकली। इसको देखिए, एक नई F2PD निकल करके आई। अब ये F2PD क्या होगी, उत्परिवर्तित गुण लेकर के आएगी। वो कैसे लाएगी, मैंने पहले भी बताया था। गुणसूत्र के ऊपर जो जीन उपस्थित होते हैं, वो जीन क्या करते हैं, लगातार प्रोसेस के थ्रू अपने संरचना में, अपने इंटरनल स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, जिससे क्या होता है, उत्परिवर्तन के लक्षण प्रकट होते हैं। अब देखिए सर्वप्रथम इस चीज के ऊपर आप लोग ध्यान देना। पहली पॉइंट देखिए क्या कहती है, सर्वप्रथम क्या हुआ, ह्यूगो डी ब्रिज ने सन 1900 में क्या किया था, उत्परिवर्तन शब्द का प्रयोग किया। यहां पर समझ रहा है इस चीज को। अब डी ब्रिज क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए। सन 1900 में जब उसने अपने प्रयोग शुरू किए थे ना, तो वो लगातार एक ही चीज के ऊपर ध्यान दे रहा था, इसके शब्दावली के ऊपर। वो लगातार इसकी डेफिनेशंस को क्लियर कर रहा था। उससे पहले, क्योंकि रीजन क्या था, ध्यान देना यहां पर कि उससे पहले भेड़ और एक सफेद मक्खी, इस चीजों पे ध्यान देना, भेड़ और सफेद मक्खी के लक्षणों को देखते हुए दो वैज्ञानिक और आए थे, नीचे नाम दिया मैंने, एक तो राइट और दूसरा था मॉर्गन। राइट और मॉर्गन जो दोनों वैज्ञानिक थे ना,
उन्होंने डी ब्रिज से पहले ही इन दोनों मक्खियों के ऊपर लक्षणों को देखा और देख करके उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। अब वो लोग के जो गुण थे ना वो अलग अलग डेफिनेशन पे डिपेंड करते थे, मगर यहां पर देखिए डी ब्रिज ने जब अपने प्रयोग किए ना वो किसके ऊपर आधारित थे, गुणसूत्रीय विपथन के ऊपर। विपथन का यहाँ पर अर्थ क्या है, इस चीज को पहले समझ लेना। गुणसूत्र तो सब लोग जानते हो, और विपथन का अर्थ क्या होता है, टूटना। टूटना यानी कि आप सब लोग जानते हो जीव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं जब वो टूट जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वहां पर उत्परिवर्तनीय जो प्रोसेस होती है ना वो लागू हो जाती है। अब इससे होता क्या है, ये प्रोसेस क्या करती है कि मान लो एक जीन सेगमेंट है वो बी के साथ में क्रिया कर रहा है, तो इससे बनने वाला जो उत्पाद है इसकी F2PT है ना, वो क्या हो जाएगी, अपने आप मल्टीप्लाइड होकर के उत्परिवर्तनीय गुणों को धारण कर लेती है। इसका एक और फायदा क्या होता है कि कुछ तो अच्छे लक्षण निकल करके आ जाते हैं, और कुछ गुणसूत्र विपथन के कारण क्या होता है, लक्षण अपने रास्ते से भटक करके कुछ अवांछनीय गुण को धारण कर लेते हैं। अब वो अवांछनीय गुण क्या हो सकते हैं, एक तो पहला तो मैं ये बता दूं जो सबसे ज्यादा होता है, किसी न किसी खरपतवार खरपतवार प्रजाति की उत्पत्ति हो जाना। खरपतवार सब लोग जानते हो, फसलों के साथ उगने वाले अनावश्यक पौधे क्या कहलाते हैं, खरपतवार। ठीक है, ये खरपतवार की कुछ जो ब्रीड्स होती है वो निकल आती है। दूसरा क्या होता है कि उनकी उपज में गिरावट आ जाती है। गिरावट से क्या होगा, आप सब लोग जानते हो कि जो उत्पादन दर होगी वो धीरे धीरे घट जाती है। फिर देखिए चीजों को, अब ये जो गुणसूत्रीय विपथन था ना, इस चीज को समझने के लिए जो ह्यूगो डी ब्रिज था उसने क्या किया, अपने फसलों के ऊपर प्रयोग किए। उसने गेहूं का पौधा लिया, उस गेहूं के पौधे में जो गुणसूत्र थे ना उनको लेकर के लेब में इसके ऊपर अध्ययन किया, और अध्ययन के द्वारा उसने क्या नतीजा निकाला कि अगर पौधों को बोने से पहले उसके अंदर जो गुणसूत्रीय विपथन की दर थी वो 15% थी, वो गुणसूत्रीय विपथन की दर कितनी थी, 15% थी, तो आप इसको क्या कर सकते हो, वो दर बदलने के बाद, उत्परिवर्तन में बदलने के बाद घटकर के कितनी रह गई, केवल 8%। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझो इस चीज को। पहले 15% थी, हमने जब सीड्स को बोया तो वो दर थी 15%, वो घटी क्यों, इसके पीछे रीजन क्या था। तो डी ब्रिज क्या कहता है कि उत्परिवर्तन के द्वारा क्या हुआ, गुणसूत्र टूट गए। उत्परिवर्तन से क्या हुआ, गुणसूत्र टूट गए, और टूटने के बाद में जो इंप्लीमेंट्स थे ना गुणसूत्रों का पहले से जो फसलों में था वो धीरे धीरे घट करके 15 से कहा गया, वो 8 के ऊपर आ गया। तो गुणसूत्र के विपथन से जो उत्परिवर्तन होता है वो वृद्धि के साथ साथ फसलों को नुकसान भी पहुंचाता है। कब, जब उसके अंदर उपस्थित जीन अपने स्थान को छोड़ करके हट जाते हैं। तो ये था उत्परिवर्तन के द्वारा होने वाला नुकसान। अब आगे देखिए, आगे किस चीज की हमने चर्चा की, उस चीज को ध्यान से देखना। आप आगे आपका टॉपिक आता है उत्परिवर्तन के प्रकार। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन कई बार आए हैं, और ये 2 या कई बार 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है, उत्परिवर्तन कितने प्रकार का है। इस चीज को आप ध्यान से देखना। मैंने यहां पर 2 प्रकार रखे हैं, पहला है स्वतः, दूसरा प्रेरित। अब इन दोनों शब्दों के ऊपर ध्यान दो। स्वतः किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्वयं, और प्रेरित किसी का उपयोग या किसी की सहायता। आप इसको किस तरह कर सकते हो काम में। स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है इसको आप समझ लो। नेचुरली जो चीजें घटती है ना वो क्या करती है, एक उत्परिवर्तन जन, ऐसा मैंने नाम जो लिया उसको ध्यान देखना, उत्परिवर्तन जन। उत्परिवर्तन जन। अब इसके अंदर 2 शब्द जुड़े हुए हैं, पहला उत्परिवर्तन, और जन किसको धारण कर रहा है, कारक को। अब कारक कौन से, रासायनिक भी हो सकते हैं और भौतिक भी हो सकते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। स्वतः उत्परिवर्तन क्या होता है इस चीज को समझिए, जब बिना किसी बाह्य माध्यम के, जब बिना किसी बाह्य माध्यम के उत्परिवर्तन घटना घटती है तो वो स्वतः उत्परिवर्तन कहलाती है। और प्रेरित क्या होगा, इसी का विपरीत होगा, किसी बाह्य माध्यम की जब उत्परिवर्तन की घटना होती है
तो वो प्रेरित होती है। प्रेरित में हम क्या करते हैं, कोई बाह्य उत्परिवर्तन जन हमने ले लिया, वो रासायनिक और भौतिक दोनों हो सकते हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया। अब वो लेकर के हम क्या करेंगे, इंजेक्शन के थ्रू बोल दो, चाहे लेबोरेटरी में किसी एक्सरे, कोई गामा, बीटा, जितनी भी जो किरणें होती हैं उनके थ्रू हम क्या करेंगे, प्लांट के ऊपर उनको एग्जॉस्ट करेंगे, उनको एक टारगेट करके डालेंगे, और वो किरणें क्या करती हैं, अंदर जाकर के प्लांट के जो जीन्स होती है ना उनको इफेक्ट करती है, जिससे वो क्या होते हैं, अपने मूल स्थान से, मान लीजिए इनका मूल स्थान है ना, तो यहाँ से किसी ने अटैक किया तो ये टूट करके अलग हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अब इससे होता क्या है कि टूटे हुए जो गुणसूत्र होते हैं ना वो किसको उत्पन्न कर देते हैं, उत्परिवर्तन को उत्पन्न करते हैं। तो उत्परिवर्तन कितने प्रकार की, स्वतः, और दूसरा इसका है प्रेरित उत्परिवर्तन। आप आसानी से समझ सकते हो, एक दूसरे की जो डेफिनेशन है ना वो अपोजिट है। स्वतः क्या करती है, बिना किसी उत्परिवर्तन जन के या बिना किसी बाह्य माध्यम के उत्परिवर्तन की घटना को घटाती है और पौधों के अंदर उत्परिवर्तन होता है। और प्रेरित में क्या होगा, किसी बाह्य माध्यम को काम में लेना पड़ेगा और वो बाह्य माध्यम क्या करता है, उत्परिवर्तन की क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ये होते हैं उत्परिवर्तन के प्रकार। फिर आप आगे देखिए, मैं आगे चर्चा करता हूं आपसे, इन चीजों को पर ध्यान से आप चीजों को नोट करते रहना कि क्या क्या घटना कब कब हो रही है। यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन जन, जो मैंने अभी इसके बारे में चर्चा की थी कि उत्परिवर्तन जन उत्परिवर्तन की घटना को सक्षम करने में या उसको पूरा करने में सहायता प्रदान करता है। मैंने इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया, ध्यान देना। उत्परिवर्तन जन क्या होता है, एक ऐसा कारक है, एक ऐसा कारक है। उत्परिवर्तन जन रियल में क्या है, एक कारक है, और ये कारक क्या कर रहा है, इस घटना को पूरा होने में सहायता प्रदान कर रहा है। और कारक को मैंने कितने भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में, एक तो है भौतिक और दूसरा रासायनिक। ठीक है, इन चीजों के ऊपर एक बार ध्यान देना। भौतिक क्या हो सकते हैं, रासायनिक से आप समझ गए होंगे, केमिकल, कोई भी केमिकल पदार्थ होंगे वो आकर के अपने रिएक्शंस को करेंगे। भौतिक में क्या आएगा भाई, यहाँ पर कोई न कोई लाइट्स का इफेक्ट रहता है। एक्सरे लाइट होगी, कोई भी जो सोनोग्राफी के अंदर जो लाइटें होती हैं वो भी इंपैक्ट डाल सकती हैं। ठीक है, गामा रे, एक्सरे, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्हीं लाइट्स की, लाइट इफेक्ट, लाइट इफेक्ट्स। ये लाइट इफेक्ट्स क्या करते हैं, जीवों में या फिर जो फसलें हैं उनके अंदर भौतिक उत्परिवर्तन को काम में रखने हैं या भौतिक उत्परिवर्तन की क्रिया कराते हैं। इनको किस श्रेणी में रख दिया गया, उत्परिवर्तन जन की भौतिक उत्परिवर्तन जन श्रेणी में इनको डाला गया है। इसके अंदर मैंने बता दिया लाइट इफेक्ट यानी कि जितने भी रोशनी से चलने वाले उत्परिवर्तन कारक है ना उनको सम्मिलित किया गया है। फिर आपका आता है दूसरा पॉइंट, रासायनिक। अब रासायनिक में क्या हो सकता है भाई, जितने भी केमिकल्स, मान लो आप खेत के अंदर डीडीटी काम में ले रहे हो, इसी के साथ में हमने पेंथोजन, या फिर आपने कोई रासायनिक यौगिक, कोई रासायनिक यौगिक काम में लिया, तो अब ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर उपस्थित जीन्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब ये अपनी क्रियाएं प्लांट्स के अंदर उपस्थित जीनों पर करते हैं तो उससे क्या होता है, उत्परिवर्तन जन बनकर के उत्परिवर्तन की घटनाएं संपन्न होती है और जीवों में आकस्मिक, जिनकी हमने कभी चर्चा नहीं की थी, उस तरह के परिवर्तन निकल करके आते हैं। मैंने बार बार इनके बारे में बताया है, ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। दोनों चीजें यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या क्लियर कर दिया, उत्परिवर्तन जन के बारे में मैंने क्या बताया था, पादपों में अचानक दिखाई देने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, यहाँ पर देखिए उत्परिवर्तन जन के द्वारा होता है। और उत्परिवर्तन जन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और दूसरा है रासायनिक उत्परिवर्तन जन। ठीक है, भौतिक के अंदर क्या आते हैं, जितने भी लाइट इफेक्ट्स होते हैं, यहाँ पर की सूर्य की जो किरणें होती है जिसके अंदर पराबैंगनी जो यूवी लाइट्स होती हैं वो भी क्या करती है, भौतिक उत्परिवर्तन जन की श्रेणी में आती हैं और वो भी अपना प्लांट्स के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। और रासायनिक उत्परिवर्तन में क्या होगा, जितने भी केमिकल यौगिक्स होते हैं, जितने भी केमिकल पदार्थ होते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया है और ये केमिकल्स क्या करते हैं, प्लांट्स के ऊपर उत्परिवर्तन की क्रिया कराते हैं, जिससे पादपों में अचानक कोई ना कोई लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्परिवर्तन के द्वारा प्रजनन की क्रियाओं के ऊपर। तो आप सब इन चीजों के ऊपर ध्यान देना कि सर्वप्रथम
उत्परिवर्तन युक्त पादप को चुनते हैं। तो उत्परिवर्तन के द्वारा जब हम प्रजनन करवा रहे हैं, उत्परिवर्तन के द्वारा हम क्या कराएंगे, प्रजनन की क्रिया करवाएंगे। जब ये क्रिया हम करवा रहे हैं तो इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है कि चुने गए पादप किस तरह के हो, उत्परिवर्तन युक्त, किस तरह के हो, उत्परिवर्तन युक्त हो। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपको जब प्रजनन कराना है, जब आपको प्रजनन की क्रिया करवानी है तो उस प्रजनन की क्रिया में जो प्लांट्स निकलेंगे वो किस तरह के होंगे, वो म्यूटेशन लिए हुए होंगे, वो उत्परिवर्तन के गुण धारण किए हुए होते हैं, जिससे आपको क्या होता है, अगली पीढ़ी में उन्हीं गुणों की आसानी से प्राप्ति हो सकती है। चुनने के बाद में आप नीचे देखिए, चुनने के बाद आप क्या करोगे, इनकी बुआई करते हो, ठीक है। बुआई के बाद में एकल पादप संतति या F2PD आपको प्राप्त होती है। आप क्या कर सकते हो, जब बुआई आप कर लेते हो तो आपको यहां पर एकल पादप संतति या F2PD की प्राप्ति हो जाती है। और ये F2PD क्या करेगी भाई, जिन लक्षणों को आपको प्राप्त करना है क्रॉस के बाद में F2PD में क्या होगा, आपको वो लक्षण आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो मेन समझने वाली चीज क्या है, उत्परिवर्तन युक्त पादप हम चुन लेते हैं, चुनने के बाद उनकी बुआई करते हैं और बुआई के बाद में जब नए पौधे उग जाते हैं तो उगने से क्या होगा, आपको उन्हीं F2 लक्षणों की प्राप्ति हो जाती है। अब आप आगे देखिए, इन चीजों को ध्यान से देखना क्योंकि ये चीजें आपके काफी ज्यादा काम आती है। F2PD में उन्नत संततियों को हम किस प्रकार ला सकते हैं, ध्यान दीजिए इस पॉइंट के ऊपर। F2PD में उन्नत संततियां किस तरह चुनते हैं या उनके अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, पहले आप इस चीज को ध्यान दो। फिर हम क्या करते हैं, इन चीजों का मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन क्यों जरूरी है, हमको ये जांचना है किसके अंदर किस तरह के गुण मौजूद है। हमको ये देखना है कि चुने गए पादप या जो इनके सीड्स हैं वो किस तरह के होते हैं। हम इनको क्या करेंगे, इनकी सबसे पहले जांच कर लेंगे और जांचने के बाद में इनका क्या किया जाता है, गुणन किया जाता है। नीचे देखिए, गुणन के पश्चात इनका वितरण होगा, ये आप लोग जानते हो, आप बार बार पीछे पढ़ चुके हो। उन्नत संततियों का मूल्यांकन के बाद में गुणन के बाद में इनका वितरण, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिए, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर देखना क्या है, एक आपने लिया उत्परिवर्तन युक्त पादप, ठीक है। उत्परिवर्तन पादप का आपने किसी दूसरे प्लांट के साथ में क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। क्रॉस के बाद में इसके आपको क्या प्राप्त हो गई, F2PD प्राप्त हो गई। F2PD क्या करे, धारण किए हुए होगी, उसके अंदर आपको उत्परिवर्तित कारक मिलेंगे और वो उत्परिवर्तित कारक क्या करते हैं, विभिन्न लक्षण को रखते हैं। और ये लक्षण किस तरह के होंगे, जो आपको चाहिए, आपकी इच्छा के अनुसार इसके अंदर मिल जाते हैं। और जब ये मिल जाते हैं तो इनका क्या कर दिया जाता है, ग्लोबल लेवल के ऊपर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि किसानों तक इनको बांट दिया जाता है। तो इस तरह से उत्परिवर्तन के द्वारा प्राप्त किए गए पादप आपको मिल जाते हैं और इनका हम आसानी से क्या कर लेते हैं, वितरण कर लेते हैं। अब अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने क्या किया, उत्परिवर्तन एक मेन टॉपिक आपके लिए निकल करके आया जिसके बारे में हमने जाना, और यहां तक कि हमने बहुसंकरण की चर्चा भी कर ली थी जिसमें हम विभिन्न तरह की चीजों को देख लेते हैं। हमने क्या देखा, बहुसंकरण देख लिया। सबसे पहले किसी एक लक्षण की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक पादपों में कराया गया संकरण बहुसंकरण कहलाता है। अब हमने इसके बाद में आगे क्या देखा, उत्परिवर्तन की क्रियाएं देखी। उत्परिवर्तन क्या होता है, देखिए मैंने पहले भी बता दिया था, जीवों में या किसी पादप में अचानक दिखाई देने वाले लक्षण उत्परिवर्तन कहलाते हैं। सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रिज ने सन 1900 में उत्परिवर्तन के बारे में बताया था। फिर क्या था कि उन्होंने जो गुणसूत्री विपतन जब क्रिया देखी थी ना, ह्यूगो डी ब्रिज ने गुणसूत्र विपतन के कारण जो उत्परिवर्तन हुए थे ना, उनके बारे में सबसे पहले बता दिया था। फिर भेड़ और सफेद मक्खी के लक्षणों के आधार पर उत्परिवर्तन के बारे में सेटराइट और मॉर्गन ने भी इनके बारे में बताया था, परंतु इनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि आजकल जो सर्वमान्य उत्परिवर्तन है वो गुणसूत्रीय विपतन है, और गुणसूत्रीय विपतन के बारे में डी ब्रिज ने 1900 में बताया था। तो आपको यही याद रखना है, ह्यूगो डी ब्रिज सन 1900 में। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, उत्परिवर्तन के प्रकार बताए। प्रकार कितने होते हैं, 2, स्वतः उत्परिवर्तन और प्रेरित उत्परिवर्तन। स्वतः क्या होता
होता है वह उत्परिवर्तन जिसमें किसी बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वतः उत्परिवर्तन कहते हैं। और प्रेरित उत्परिवर्तन क्या होता है? वह उत्परिवर्तन जिसको संपन्न होने के लिए कोई बाह्य कारक की आवश्यकता हो वो होता है प्रेरित उत्परिवर्तन। उसके बाद में देखिए हमने चर्चा की आपसे उत्परिवर्तन जन के बारे में कि उत्परिवर्तन की जो घटना होती है वो जिन कारक के द्वारा करवाई जाती है उसे उत्परिवर्तन जन कहते हैं। और उत्परिवर्तन जन रियलिटी में दो प्रकार के होते हैं, भौतिक उत्परिवर्तन जन और रासायनिक उत्परिवर्तन जन। भौतिक में क्या होता है? लाइट इफेक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको सम्मिलित कर लिया गया। और रासायनिक में क्या था? जितने भी रासायनिक यौगिक जो पादप के जीन के ऊपर अटैक करके उत्परिवर्तन की क्रिया कराते हैं उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। अब आगे देखिए उत्परिवर्तन के द्वारा प्रजनन की क्रिया मैंने यहां पर बताई है। सर्वप्रथम उत्परिवर्तन युक्त पादप को चुनते हैं, चुनने के पश्चात इनकी बुआई करते हैं और जब इनकी बुआई कर लेते हैं तो खेतों के अंदर इनकी F2PD प्राप्त होती है। जब F2PD हमको प्राप्त हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उस F2PD में से उन्नत किस्मों को छांट लेते हैं। जब हमको F2PD मिल गई उस F2PD में से हम उन्नत किस्में छांट लेंगे। छांटने के पश्चात क्या होगा? उन उन्नत किस्मों का मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन करने के पश्चात इन संततियों की संख्या बढ़ा दी जाती है गुणन के द्वारा। जब हम इनका गुणन कर देंगे तो गुणन के पश्चात इनका वितरण किया जाता है ताकि किसानों तक उत्परिवर्तन के द्वारा चुनी गई उत्तम संततियां पहुंच सके और वो किसानों को क्या करे? पैदावार बढ़ाने में, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में उनकी हेल्प करे। तो इस तरह आप उत्परिवर्तन के द्वारा पादपों में प्रजनन की दर को पढ़ सकते हो, इन्हें समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है? जो जो टॉपिक मैंने बताया है ना आप काम करते रहो, उनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको क्विक नोट्स याद रखने में कोई दिक्कत ना हो। कोई भी सवाल आपके लिए आता है दिमाग में, आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर उसके बारे में पूछना। अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। इन चीजों को ध्यान से वॉच करो ताकि आपको चीजें याद रहें।